एवरीवन। कल हमने जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग के जो है कंपैरिजन स्टार्ट किया था, जिसमें दोनों तरह के अकाउंट्स कैसे बन रहे हैं वो मैंने आपको बताया था। आज हम दोनों में जो है सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज मींस कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या क्या चीजें सेम हैं और उन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, ये दो टॉपिक कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक हम आज कवर करते हैं सिमिलैरिटीज बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया आपका यूज ऑफ वाउचर्स, कि चाहे हम जो है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिखें, चाहे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखें, दोनों में जो है आपके वाउचर्स का यूज जो है होता है। वाउचर मीन्स रसीद का यूज। तो जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे एंट्री लिखते हैं, चाहे फाइनेंशियल चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग में, आपके पास वाउचर होना, रसीद होना उस चीज की जरूरी होता है। मींस प्रूफ के तौर पे आपके पास वाउचर होना दोनों में ही जरूरी है। सेकंड पॉइंट आ गया डबल एंट्री सिस्टम, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि डबल एंट्री सिस्टम में बेस्ड होता है। जैसे डेबिट अगर तो कुछ क्रेडिट भी होगा, उसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग भी हमारा जो है डबल एंट्री सिस्टम पे ही बेस्ड है। यानी इसमें भी हर एक ट्रांजैक्शन के जो है दो इफेक्ट पड़ते हैं। तो ये भी एक सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। थर्ड पॉइंट आ गया आपका नॉलेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो आपको पता है जब आप ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं तो उससे आपको नेट रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट हुआ कंसर्न को, ऑर्गेनाइजेशन को, या लॉस हुआ इसका पता चलता है। इसी तरह कॉस्ट अकाउंटिंग में भी जब हम जो है डाटा इंफॉर्मेशन लिखेंगे, ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे, तो उसका एंड रिजल्ट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस की नॉलेज जो है हमें वहां पे हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आ गया कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब कि सहायता करते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाने से कॉस्ट अकाउंटिंग को हेल्प मिलती है, कॉस्ट अकाउंटिंग के डाटा से फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हेल्प जो है मिलती है। इसलिए दोनों को जब हम जो है बना रहे हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में दोनों चीजें बन रही हैं, दोनों तरह के अकाउंट्स बन रहे हैं, तो वो दोनों को हेल्पफुल रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका रिकॉन्सिलेशन। ये भी एक सिमिलरिटी है कि ऑर्गेनाइजेशन के डाटा को, अकाउंटिंग डाटा को ज्यादा ट्रस्टवर्दी बनाने के लिए जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉन्सिलेशन करनी पड़ती है। यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा लिखा गया था वही डाटा कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा गया है, तो दोनों का प्रॉफिट या लॉस जो है वो सिमिलर आएगा। जैसे आपने बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाई होगी जिसमें आप पासबुक और कैश बुक के डाटा को मैच करते थे और देखते थे वो सही है या नहीं है। उसी तरह जब हम कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिकॉन्सिलेशन करेंगे आने वाले चैप्टर्स में, तो वहां पे हम देखेंगे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो डाटा लिखा गया था या कॉस्ट अकाउंटिंग में जो डाटा लिखा गया है वो एक दूसरे को ट्रस्टवर्दी बनाता है या नहीं बनाता है। और लास्ट सिमिलरिटी आ गई हमारी हेल्पफुल इन डिसीजन मेकिंग, कि दोनों ही तरह के अकाउंट्स, चाहे फाइनेंशियल अकाउंट है चाहे कॉस्ट अकाउंट है, दोनों का डाटा जो है हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। फ्यूचर की प्लानिंग में, फ्यूचर पॉलिसीज बनाने में जो है जो कॉस्ट अकाउंटिंग का डाटा है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डाटा है, दोनों की जरूरत जो है पड़ती है। इन्हीं दोनों तरह के डाटा को एनालाइज करके, उनको इंटरप्रेट करके जो है फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो ये था हमारा सिमिलरिटीज बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। जो नेक्स्ट टॉपिक हम अब करेंगे वो है हमारा डिससिमिलरिटीज बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। अभी तक हमने किया कि उनमें क्या सिमिलरिटीज, क्या समानताएं थी। अब हम उसकी असमानताएं जो है वो डिस्कस करेंगे, उसमें डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिफरेंस आ गया आपका पर्पज, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज क्या होता है और कॉस्ट अकाउंटिंग का पर्पज जो है क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पज तो आपको पता है, एंड रिजल्ट यानी कि नेट प्रॉफिट, नेट लॉस निकालना, फाइनेंशियल पोजीशन पता करना, बैलेंस शीट बना के, और फिर उस रिजल्ट को जो है आउटसाइडर्स और मैनेजमेंट तक जो है पहुंचाया जाता है। आउटसाइडर्स मींस क्रेडिटर्स हो गए, गवर्नमेंट हो गई, इनकम टैक्स ऑफिसर्स हो गए, वहां तक जो है उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है जो कंपनी का नेट प्रॉफिट या लॉस आया होता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस जो है
प्रोडक्शन की कॉस्ट कितनी आई, पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई, या कौन सा डिपार्टमेंट एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा डिपार्टमेंट इनएफिशिएंटली काम कर रहा है, उस चीज का पता जो है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू लगता है। और ये इंफॉर्मेशन क्यों जरूरी होती है, क्योंकि इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे जो है मैनेजमेंट डिसीजन लेती है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आ गया वो आ गया आपका रिकॉर्डिंग, कि जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड की जाती हैं वो हमारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है सब्जेक्टिव मैनर में, और कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड की जाती है ऑब्जेक्टिव मैनर में। अब सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब हुआ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस जो है उसके नेचर के आधार पे जो है रिकॉर्ड की जाती है, कि क्या वो जो है हमारे जैसे हमने नॉमिनल अकाउंट में लाई करती है, रियल अकाउंट के नेचर की है या पर्सनल अकाउंट के नेचर की है, उसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को जो है जर्नल एंट्री जो है वो करते हैं। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है वो ऑब्जेक्टिव मैनर में की जाती है, मीन्स कि क्या उसका पर्पस है, किस उद्देश्य के लिए कॉस्ट का यूज किया जा रहा है, क्या वो डायरेक्ट मटेरियल के लिए या डायरेक्ट प्रोडक्ट में उसका हिस्सा है उसलिए यूज की जा रही है, या इनडायरेक्ट खर्चों के तौर पे जो है वो यूज की जा रही है। तो वो डिपेंड करता है कॉस्ट अकाउंटिंग में जब भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आ गया हमारा कंट्रोल, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कंट्रोल किस पे ज्यादा रहता है, कैश मूवमेंट पे। ज्यादातर ऑनर की नजर जो है एक तरह से कैश का कितना आ रहा है कितना जा रहा है इस चीज पे ज्यादा ध्यान जो है दिया जाता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन कंट्रोल जो है वो कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन कंट्रोल जो है वो मटेरियल के मूवमेंट पे रहता है या लेबर की मूवमेंट पे रहता है। कितना मटेरियल स्टॉक में आया, कितना मटेरियल स्टॉक से बाहर गया, लेबर ने कितने घंटे काम किया, कितने घंटे उनको काम करना चाहिए था, वो सारी चीजें जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में कंट्रोल की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डिसिमिलरिटी डिफरेंस आ गया पीरियोडिसिटी ऑफ रिपोर्टिंग, कि टाइम पीरियड क्या रहता है रिकॉर्डिंग का। तो जैसे आपको पता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग मेनली साल में एक बार की जाती है, जो एंड रिजल्ट ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट बनाई जाती है वो साल में एक बार यानी कि 31 मार्च को बनाई जाती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग आप डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे जैसे आपको जरूरत पड़ती है उसके अकॉर्डिंगली जो है वह कर सकते हैं। उसके बाद आ गया आपका इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है वो मॉनेटरी फॉर्म में, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस जो है उसमें रिकॉर्ड की जाती हैं, और इंफॉर्मेशन भी मॉनेटरी टर्म्स में, 10,000 का मटेरियल आया, 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक था, 10 लाख की सेल हुई, इस तरह से जो है इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोवाइड करवाई जाती है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो हमारा मटेरियल के कितने यूनिट्स आए, 10 यूनिट आए 10,000 रुपए के, तो वहां पे मटेरियल के यूनिट्स यानी कि क्वांटिटी और मॉनेटरी फॉर्म में दोनों में जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डिफरेंस का फिक्सिंग सेलिंग प्राइस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स नहीं होता है, वो एक्चुअल जो कॉस्ट पड़ी उसी को हम लिख देते हैं, वहां पे सेलिंग प्राइस जो है फिक्स नहीं किया जा सकता। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है हम एस्टिमेटेड डाटा का यूज करके जो है एस्टिमेटेड प्रॉफिट का यूज करके जो है सेलिंग प्राइस फिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आ गया आपका रिपोर्टिंग ऑफ कॉस्ट। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो हमारी लागत की जो कॉस्ट, जितनी भी कॉस्ट पड़ती है एक्चुअल कॉस्ट जो है उसी को रिकॉर्ड जो है किया जाता है। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी एस्टिमेटेड कॉस्ट यानी कि जो कॉस्ट अभी नहीं हुई है, जो खर्चे अभी नहीं हुए हैं, उनको भी जो है कॉस्ट अकाउंटिंग में खर्च किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया डिफरेंस का हमारा एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एनालाइज किया जाता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन का एज अ होल, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉफिट, इस बेसिस पे प्रॉफिट जो है एनालाइज होता है। जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन को कई हिस्सों में बांट सकते हैं, चाहे वो प्रोडक्ट वाइज बांटना हो
जैसे एलजी की कंपनी है, वो फोन भी बना रही है, वॉशिंग मशीन भी बना रही है, टीवी भी बना रही है, तो हर प्रोडक्ट का, टीवी का अलग एनालाइज किया जाएगा प्रॉफिट, जो हमारा फोन डिपार्टमेंट होगा, मोबाइल फोन डिपार्टमेंट, उसका एनालाइज अलग होगा, जो आपके रेफ्रिजरेटर है उसका डिपार्टमेंट का अलग प्रॉफिट एनालाइज किया जाएगा। इससे होता क्या है कि हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी हमें पता चल जाती है कि क्या एलजी के मोबाइल फोन एफिशिएंटली काम कर रहे हैं वो डिपार्टमेंट, जो रेफ्रिजरेटर डिपार्टमेंट है वो एफिशिएंटली काम कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट हो सकता है वॉशिंग मशीन डिपार्टमेंट जो था एलजी का वो एफिशिएंटली काम नहीं कर रहा हो, तो हम उसको जो है कई हिस्सों में बांट सकते हैं, जबकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। उसमें ओवरऑल प्रॉफिट ही बताया जाता है और उसी को एनालाइज जो है किया जाता है। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया फिगर्स की, जो फिगर्स यूज की जाती हैं, जो अमाउंट यूज किया जाता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक्चुअल फिगर्स ही यूज की जाती है। मीन्स जब तक आप खर्च नहीं करते तब तक आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में लिख नहीं पाएंगे। जैसे ही आपने खर्चा कर दिया, आपके पास वाउचर आ गया, उसकी रसीद आ गई, आप जो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में उसको लिख सकते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम एक्चुअल फिगर्स के साथ साथ जो है स्टैंडर्ड फिगर्स को भी एस्टिमेटेड फिगर्स को, अनुमानित फिगर्स को भी लिखते हैं। मीन्स हमने पहले ही अनुमान लगा लिया कि हमारा मटेरियल 10,000 का आएगा, बाद में वो मटेरियल 11,000, 12,000 का आ रहा है या 8,000, 9,000 का आ रहा है, उस फिगर को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन एस्टिमेटेड फिगर को भी साथ में लिखेंगे ताकि दोनों का कंपैरिजन जो है वो किया जा सके। उसके बाद आ गया आपका स्टॉक वैल्यूएशन। जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपको पता है स्टॉक की वैल्यूएशन, जो क्लोजिंग स्टॉक है वो या तो कॉस्ट वैल्यू या मार्केट वैल्यू, विच एवर इज लेस, जो वैल्यू कम होगी उसको लिख दिया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम क्लोजिंग स्टॉक को सिर्फ कॉस्ट वैल्यू पे ही लिखते हैं, मार्केट वैल्यू में जो है ध्यान नहीं दिया जाता है। उसके बाद आ गया मैंडेटरी, मीन्स जो हमारा अनिवार्य है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाना हर एक कंसर्न, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी होता है, चाहे सिंगल ऑनर है चाहे कंपनी है, उनको अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स तैयार करने ही पड़ते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग कुछ कंसर्न्स, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को छोड़ के मैंडेटरी नहीं रहता है। बड़े बड़े कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके लिए ये बनाना जरूरी नहीं है, फिर भी इसके एडवांटेजेस को देखते हुए वो कंसर्न, वो ऑर्गेनाइजेशन जो है कॉस्ट अकाउंटिंग करते हैं। उसके बाद आ गया आपका डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटिव एफिशिएंसी। ये पॉइंट हम जैसे एक तरह से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट, कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो है रिलेटिव एफिशिएंसी जो है नहीं होती है, ओवरऑल कंसर्न का ही एफिशिएंसी देखी जाती है। किसी ऑर्गेनाइजेशन को 20% प्रॉफिट हो रहा है तो ठीक है, यही बताया जाएगा। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग में हम जो है डिपार्टमेंट वाइज, प्रोडक्ट वाइज, जैसे कि मैंने एलजी कंपनी का एग्जांपल आपको दिया, वैसे जो है हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी देखी जाएगी और उनको आपस में रिलेट किया जाएगा कि कौन सा डिपार्टमेंट जो है एफिशिएंटली काम कर रहा है, कौन सा इनएफिशिएंटली काम कर रहा है। तो इससे क्या होगा कि जो इनएफिशिएंट काम कर रहा होगा डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को हम बंद जो है कर सकते हैं। और लास्ट डिफरेंस इसमें आ गया आपका यूज ऑफ ग्राफ्स, चार्ट्स एंड डायग्राम्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे आपने की है तो आप उसमें ग्राफ या चार्ट्स का यूज जो है, डायग्राम का यूज नहीं करते हैं, जबकि कॉस्ट अकाउंटिंग में टेक्निक्स कई ऐसी हैं जिसमें ग्राफ का, चार्ट का, डायग्राम्स का यूज जो है किया जाता है। तो ये था आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग में जो है क्या कंपैरिजन है, चाहे वो सिमिलैरिटीज हो चाहे डिफरेंस हो, डिससिमिलैरिटीज हो। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आपको समझ नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिख दीजिए, मैं उसको फिर से समझा दूंगी। थैंक यू।